दोस्तों, मैं आपके सामने विकास कुमार उपस्थित हूँ पूरी एनर्जी के साथ। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि मैंने परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन करवाए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा हमारे जो परसेंटेज का था वो एकदम लास्ट क्वेश्चन मतलब लास्ट वीडियो हमारे था। और आज हमारा जो है वो एकदम परसेंटेज परसेंटेज का लास्ट वीडियो है। एंड इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे किसी और चैप्टर को। लेकिन जो आपका जो मैंने क्वेश्चन करवाया था उससे मैं छाँट-छाँट के कुछ क्वेश्चन को लाए हैं जिसको आप लोगों को आंसर करना है और बनाना है और नीचे कमेंट भी करनी है। तो चलिए लगाते हैं आँख पानी में, जवानी उसको कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन जवानी की कहानी उसको कहते हैं। ये परसेंटेज का हमारे लास्ट वीडियो है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला जो हमारे क्वेश्चन है वो कहता है कि दिया गया है कि ए सी से 50% बड़ा है। दिया गया है कि ए जो है वो सी से 50% बड़ा है। बी सी से 25% बड़ा है। बी सी से 25% बड़ा है। तो बताइए कि ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है। ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है। वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर नीचे कमेंट करो। अगर सच में मैंने अच्छा से आपको पढ़ाया है, सच में अगर मैंने आपको एक-एक चीज़ को समझाया है, अगर आप मेरे से पढ़े हो, तो आप इसका आंसर कमेंट करो कि आखिर ये क्या होगा और कैसे बनेगा। जैसे मैं अगर अब बताऊँ तो ये कहता है कि ए जो है, बी जो है, सी है। ए जो है वो सी से आपका जो कहता है कि ए जो है वो ए ए जो है वो सी से 50% बड़ा है। और आपका क्या कहता है कि बी है जो सी से 25% बड़ा है। इसका मतलब हम सी को क्या मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। और बी कहता है कि ए सी से 50% बड़ा है। इसका मतलब ये आपका जो है वो 50% बड़ा है तो हम 50 को 50 भी लिख सकते हैं। और ये कहता है कि ना 25% वो बड़ा है। अब देखिए जैसे कि पूछता है क्वेश्चन ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है। ए है ना जो बी से ए है ना जो बी से कितना प्रतिशत बड़ा है तो 25 बड़ा है। ए बी से बी से आपका कितना हो जाएगा। ए है जो बी से कितना प्रतिशत बड़ा है तो कुछ इस तरह से है कि 25 बड़ा है कितना पर आपका कह रहा है कि 20 है तो 20 से 125 आप लिख दोगे और उसके बाद में 100 आप कर दोगे तो 25 पचे पचीसा से और 5 से जब यहाँ कैंसिल आउट कर दोगे तो 20 पचे के 100 यानी 20 इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी इस आंसर का इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से अगर आप बना पा रहे हो तब तो मेरा पढ़ाने का अच्छा जो है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन में कहता है कि एक गांव की जनसंख्या है जो 25,000 है। कोई एक कस्बा है, कोई एक गांव है जिसकी जनसंख्या जो है पॉपुलेशन जो है वो कह रहा है कि 25,000 है। करेक्ट पांचवा हिस्सा महिलाएं हैं। पांचवा हिस्सा जो कह रहा है कि वो महिलाएं हैं और शेष पुरुष हैं। पांचवा हिस्सा महिलाएं हैं और शेष पुरुष है। 5% पुरुष और 40% महिलाएं अशिक्षित है तो कुल कितने प्रतिशत शिक्षित है। इस क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं कि मान लेते हैं कि वो जो जो आपका जो जनसंख्या है वो परसेंटेज में हम लोग बना रहे हैं। पूरा को मान लेते हैं कि हम मान लीजिए ये 100 है लेकिन ये कहता है कि आपका जो एक गांव की जनसंख्या इतना है। गांव की जनसंख्या क्या क्या हमें कांस्टेंट वैल्यू का मान पता है जी बिल्कुल भी नहीं। हमें वो कितना भी दे रहा है कि उससे हमको मतलब नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कह रहा है कि पांचवा हिस्सा उसका महिलाएं हैं। पांचवा हिस्सा इसका अगर पांचवा हिस्सा निकालोगे तो 20 होगा। आपका 20 जो है वो क्या है फीमेल है। आपका जो मेल है वो कितना है आपका 80 है। और कोई कोई 100 चीज में से अगर 20 चीज मान लीजिए महिला है तो मान लो यार कहता है कि 20 चीज जो है वो सेल हो चुकी है और सेल हो चुकी है तो हमारे पास कितना है इसका मतलब 80 चीज आपके पास बच रहा 20% है। उसके बाद कहता है कि 5% पुरुष और 40% महिलाएं अशिक्षित है तो कुल कितने शिक्षित है। शिक्षित का मान हमको पूछा है तो शिक्षित का मान हमको पूछा उसको हम लोग निकालेंगे ना कि जो दिया हुआ है उसको। 5% पुरुष अशिक्षित है। 5% पुरुष अशिक्षित है। 5% पुरुष का मतलब क्या होती है। 80 का 5% कितना आपका होगा। 80 का 5% आपका 4 होगा। यानी कि 4 गो जो है वो अशिक्षित है। इसका मतलब शिक्षित कितना है
शिक्षित आपका जो है वो 76 है। आप बताओगे, कहोगे कि किसी भी चीज़ का 10% जो मान होती है, वो आपका इधर से 1 खसका के दशमलव देते हैं यानी 8 होती है, और 8 को आधा करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि जो 40% महिलाएँ, 20 का 40% कितना होगा? 10% हमारे दू होगा, 10% हमारे कितना होगा? दू होगा, और 4 दूनी की 8 यानी कि 12। 12 जो आपकी जो है 12 जो है आपका हो जाएगा 40% का मान। अच्छा, आपका 76 और 12 कितना हो जाएगा? 4 दू 8 और 7 एक 8, यानी 88 इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो हमारा क्वेश्चन है, कहता है कि एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात जो है वो 3:2 है। एक कॉलेज में, मतलब कोई एक कॉलेज है जिसमें कि उसमें लड़का और लड़कियां का अनुपात है वो 3:2 है। मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन उसका जो अनुपात है वो दिया हुआ है 3:2। आय कहता है कि यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क है। वयस्क का मतलब होती है कि अडल्ट है, मतलब कह रहा है कि यदि 20% लड़के और 25% लड़के, 20% लड़के और 20% लड़के, 20% लड़के, 20% लड़के और 25% लड़कियां, जो वो है एकदम अडल्ट हैं। तो उन छात्र का प्रतिशत बताइए जो अडल्ट नहीं है। द परसेंटेज ऑफ दोज स्टूडेंट हु आर नॉट अडल्ट इज। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात जो दिया है वो 3:2 दिया हुआ है। बॉयज दिया हुआ है, आपका जो दिया हुआ है वो गर्ल्स दिया हुआ है। बॉयज एंड गर्ल्स का जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है, बॉयज एंड गर्ल्स का जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका कितना? 3:2 दिया हुआ है। इसका मतलब है कि हम 3:2 को मान लेते हैं। तो 3:2 को जब आप परसेंटेज में निकालोगे तो मेरे के लिए पॉइंट पॉइंट में आ जाएगी, इसलिए पहले हम इसको क्या कर देते हैं, एक सुना इसके ऊपर बैठा देते हैं, इसलिए 20 और 30 हो जाएगा। दोनों पर बैठा रहे हैं यानी बात इक्वल है। रेशियो के दोनों तरफ अगर हम गुना करते हैं तो उस चीज़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां अडल्ट हैं, तो नॉट अडल्ट का खोजना। 20% लड़के अडल्ट हैं, 20% लड़के, यहाँ पे 20 लड़का है और 20 लड़कियां हैं। लेकिन ये कहता है कि यदि यदि 20% लड़के अडल्ट हैं, इसका 20% कितना हो जाएगा? आप बताओ कि 30 का जो है तो 20% आपके कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि 3% जो होगा वो उसका 10% का मान हो जाएगा, और 6 जो हो जाएगा वो उसका 20% का मान हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो अडल्ट जो लोग हैं वो 6 लोग हैं। इसका मतलब आपका अडल्ट नहीं कौन सा लोग है? तो आपका 24 लोग नहीं है, सिंपल। उसके बाद 20 गर्ल्स है, उसमें कह रहा है कि 25% लड़कियां अडल्ट है, 25% लड़कियां। इसका मतलब है कि 1/4, 4 से इसको भाग दोगे तो कितना आपका आएगा? 25% आपका कितना होगा? दो दो चार है, एक पाँच, यानी दो से भागा दोगे तो 4×5 = 20, यानी कि 15 जो है वो आपका अडल्ट नहीं है। इन लोग हम लोग जोड़ लेते हैं, 5 और 4 9, और 2 और 1 3, 39 आपका जो आ जाएगा। अब कहता है कि उसका प्रतिशत 39 आपका आया, कितने में आया? 39 जो आपका जो आया वो कितने में आया? आपका 50 में आया। निकालना है हमको, परसेंटेज निकालना, 50 में आया ना। 39 यहाँ पे जोड़ने के बाद हमारे 39 उसमें आया, किस में आया? वो वहाँ तो बोला नहीं ना कि छात्रों का प्रतिशत जो वयस्क नहीं है, तो किस में? तो आपका स्टूडेंट में ही नहीं होगा। 50 यहाँ से एक सुना, से एक सुना, 5 दूनी के 10, यानी कि 39 दूनी के 78 इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आओ कभी हवेली में। हमारा क्वेश्चन है, कहता है कि एक स्कूल में एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात जो दिया लड़कों और लड़कियों का अनुपात जो दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि एक स्कूल में लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है।
यदि 75% लड़के और 70% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है तो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वाले छात्राओं का प्रतिशत बताइए। फिर वही क्वेश्चन है, एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 4% चार 4.1 है। चार 4:1 है। किसका अनुपात है? 4:1 किसका है? बॉयज एंड गर्ल्स की जो अनुपात है, जो बॉयज एंड गर्ल्स की। इसको सिंपल हम इसको थोड़ा सा इसको लॉन्ग कर लेते हैं ताकि हमारा जो सिंपलीफाई होए या परसेंटेज के रूप में आए वो थोड़ा सा लो लेवल में आए। वैसे आप मान सकते हो कुछ भी, जैसे चलो हम इसको 400 मान के देखते हैं। मैं ये सब आपके मतलब फर्स्ट टाइम मैं भी कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि जो 75% लड़के हैं ना, 75% 75% 75% लड़के और 70% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है। 75% का मतलब है कि तीन चौथाई जो है लड़के छात्रवृत्ति धारक है। छात्रवृत्ति तो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वाले 75% है जो प्राप्त कर रहा है। 75% प्राप्त कर रहा है तो आपका 15% है जो नहीं करता होगा। तो 400 का 75% कितना होगा? 400 का 75% हम ऐसे कुछ निकाल सकते हैं कि आपका जो 75% है वो कितना? तीन चौथाई है। 70% जो तीन पे चौथाई है वो आपका हो जाएगा जाकर के, ये आपका हो जाएगा 300। इसका मतलब कि 100 बचेगा। गर्ल्स में जो कह रहे हैं कि 70% का मतलब होगा 70। इसका मतलब है कि वो यहाँ पे 30 होगा। 30 होगा कि नहीं होगा? सवाल पूछेगा 70% लड़कियां तो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वाले छात्रों का प्रतिशत आपका कितना है? 100 और 100 कितना हो जाएगा आपका? 130 हो जाएगा। कितना पर हो जाएगा? 4 अरे 500 पे हो जाएगा। गुना हम 100 से करेंगे तो एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, और आपका जो है कि 5 दूनी के 10, 10 3 उतरा, 6 बचे के 30, 26%। ऑप्शन नंबर 26%, डी इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। तो अब किसी भी तरह से परसेंटेज का जो मान है वो, अगर मैं बताऊं कि जो परसेंट जो है वो किसी भी मान को निचोड़ के एकदम जीरो पर ला देती है, एकदम छोटा लेवल पर ला देती है। तो आपका लैंग्वेज, आपका क्वेश्चन हार्ड है। आपका आप उसमें क्यों हार्डली इन्वॉल्व हो रहे हो? आप उसमें उसके थ्रू क्यों लपेटे में आ रहे हो? आप उसको लपेट दीजिए ना, सिंपल। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या के क्रमशः 20% और 50%। दूसरी दो 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 संख्याएं एक तीसरी संख्याएं की क्रमशः 20% और 50% है। दूसरी की पहली संख्या कितने प्रतिशत है? दूसरी की पहली संख्या कितनी प्रतिशत है? थोड़ा सा लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा। टू नंबर्स आर respectively 20% and 50% of the third number. What percent is the first number of the second number? फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड, दूसरी का पहली संख्या। तो आप कहो कि ये जो पहली संख्या है आपका, ये तीसरी संख्या है, ये दूसरी संख्या का, ये पहली संख्या आपका कह रहा है कि जो तीसरी संख्या है वो आपका 100 है, लेकिन इससे ये 50 ज़्यादा है। तो 50 लिख देंगे। इससे ये कितना ज़्यादा है आपका? 20 ज़्यादा है, तो हम 20 लिख देंगे। अब वो कह रहा है, क्या कर रहा है कि दूसरी संख्या की क्या कर रही है? दूसरी की पहली संख्या, दूसरी की पहली संख्या कितने प्रतिशत है? तो आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा? 100 से अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 50 दूनी के 100, इसका मतलब बी दूनी के 40% इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। हमारा जो क्वेश्चन है कहता है कि ए बी से 25% अधिक कमाता है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम कमाता होगा? ये मैंने आपको ए बी रूल से बताया था। ये जो है बी से कितना प्रतिशत ज्यादा कमाता है? 1/4% है जो आपका जो 25% अधिक कमाता है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। ये क्या कमाता है? एक अधिक कमाता है। लेकिन यहाँ जो एक का मान इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा कमा रहा था, दूसरा कम कमाएगा। तो वो बी बी ए से कितना प्रतिशत कम कमाएगा?
तो आपका एक तो रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन ये पहला से तो जुड़ जाएगा, यानी 5। इसका मतलब 20%। इसका करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। तो हमारे क्वेश्चन है, कहता है कि राधा अपने वेतन का 40% जो है वो आपका जो है वो फूड में खर्चा कर देता है, मतलब भोजन में खर्चा कर देता है। 40% भोजन पर खर्चा कर देता है, 20% घर के किराए पर खर्चा कर देता है, 20% जो है वो आपका रेंट पर खर्चा कर देता है, घर के किराए पर खर्चा कर देता है। और ये भी सी बात है, खर्चा तो करेगा ही बेचारा ना। 10% आपका जो है कि मनोरंजन पर, 10% जो है वो आपका मनोरंजन इंटरटेनमेंट पर खर्चा वो कर देता है, आपका राधा जो है वो। और आपका जो कहता है कि 10% वाहन पर खर्चा कर देती है, वो क्या कर रही है, 10% आपका जो वाहन ट्रैवल वगैरह करने पर खर्चा कर देती होगी। तो इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा, 40 और 20 60, और 60 10 70, और 70 10 80। इसका मतलब है कि 20% वो बचाता है, लेकिन ये कहता है कि नहीं, एक लेकिन नहीं, एक महीने के अंत में उसकी बचत में से 1500 रुपया बचता है। यहाँ बचता है, आपका जो बचता है वो 1500 रुपया बचता है, और आपका यहाँ जो बचता है वो 20% बचता है। हम 100 पे गुना कर देंगे तो 20 बचे के 100 हमारी हो जाएगी, यानी 15 बचे के 75, जो आपका जो 7500 जो आएगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हो, आपका जो दिया हुआ है वो 1500 दिया हुआ है, और आपका परसेंटेज में कितना आया, इतना निकालना है, कितना आपका सैलरी निकालना है। सैलरी जो होती है वो कितना होती है, 100% होती है, यानी कि 7500 इसका करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। तो हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि एक व्यक्ति की मासिक आय जो है वो 13,500 रुपया थी, और उसका जो मासिक व्यय है वो 900 था। अगले 9,000 था। अगले बरस उसकी आय में 14% की वृद्धि हो जाती है, और उसके व्यय में 7% की वृद्धि हो जाती है। उसके बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या है? इसका मतलब वो सेविंग पूछ रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि उसका जो है, उसका जो पहले एक तो फ़ॉर्मूला हमको याद रहनी चाहिए कि जो हमने फ़ॉर्मूला डाटा था, बनाया था, वो एक्सपेंडिचर था, उसके बाद हमारे था सेविंग था, उसके बाद में हमारे क्या था, उसके बाद हमारे पास इनकम था, उसके बाद हमारे कुछ इस तरह से आपके पास था। उसके बाद यहाँ पे एक्सपेंडिचर था, यहाँ पे आपका सेविंग था। लेकिन क्वेश्चन आपको ये कहता है कि अगले वर्ष उसकी आय में 14% की वृद्धि हो जाती है। अगर आय में वृद्धि होगी तो हम कहाँ पे लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखना आना चाहिए, तो 14% हम यहाँ कुछ लिख देंगे, आय में वो क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो इसको हम मिटार यहाँ पे हम इसको 14% लिख देते हैं, कुछ इस तरह से वृद्धि होती है हमारी। अगले बरस उसकी आय में 14% वृद्धि हो जाती है, और उसके व्यय में 7% की वृद्धि हो जाती है। व्यय मतलब क्या हुआ, व्यय मतलब क्या समझते हो, एक्सपेंडिचर समझते हो। एक्सपेंडिचर में क्या हो जाता है, 7% की वृद्धि हो जाती है। अब वो कहता है कि आपकी जो कहता है कि उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, जब उस व्यक्ति का मासिक आय कितना है, 13,500। उसका मासिक इनकम जो है वो 13,500 है, लेकिन उसका जो इसी में से जो व्यय वो करता है, वो क्या करता है, 9,000 करता है। मतलब 13,000 में 13,500 में वो 9,000 करता है। इसका मतलब बचाता है कितना, आपका 45 रुपया बचाता है। मैं अगर आपको कहूँ कि मैं 100 रुपया कमाता हूँ, उसमें से 70 रुपया खर्चा कर देता हूँ, तो मैं कितना बचाता हूँ, तो मैं 30 रुपया बचाता हूँ, सिंपल। और आपको पता है कि एक्सपेंडिचर जो होता है, एक्सपेंडिचर और सेविंग होता है, आपका 900 यहाँ पे लिख लेते हैं। आपका जो है वो 9,000 क्या कर देते हो, खर्चा कर देते हो, और बचाते कितना हो, 45 रुपये बचाते हो कि नहीं बचाते हो? अब यहाँ से हम काटेंगे, आपका जो है कि दो शून्य से दो शून्य यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और उसके बाद 45 दूनी के 90 हो जाएगा। यानी ओवरऑल कहें तो इसको तो 2 अनुपात ये 1 में है, होगा। अब देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपका काम रहा था, तो वहाँ पे क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 14 में से 7 गए तो कितना बचा, 7 बचा। एक का मान 7 दिया हुआ, तो 2 का मान हमारे कितना हो जाएगा, 14 दिया होगा। 14 14 कितना हमारे हो जाएगा, 28। लेकिन मैं कहता हूँ क्या अभी आपको उतना आता है, नहीं आता तो सिंपल इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 14 है तो
ये दोनों हमारा गुना होगा तो कितना होगा 7 × 2 प्लस में आपका जो हो जाएगा वो कितना होगा, आपका जो होगा वो आपका जो एस इंटू आपका 1 हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। 2 + 1 3 हो जाएगा। आपका एस बराबर कितना हो जाएगा, 7 × 4 की 42 - 14 यानी कितना हमारी हो जाएगी, 12 में से 4 जाएगा था 8 बचेगा, और 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा था हमारे 2 हो जाएगा, यानी 28% इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। कुछ इस तरह से बना लीजिए। तो आप कुछ इस तरह से रेशियो मेथड का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। एक और हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि राम अपने वेतन का 14% बचाता है। कोई राम नाम के इंसान है जो कहता है कि अपने वेतन का 14% वो क्या कर देता है, बचा लेता है। कहता है कि जब श्याम 22% बचाता है, अच्छा इसके जो साथ है वो 22% बचाता है। यदि दोनों का वेतन जो समान है, चलो दोनों का वेतन मान लेते हैं 100 है, दोनों का वेतन समान है, और श्याम 1540 रुपया बचाता है। श्याम जो है वो 1540 रुपया बचाता है। यहाँ कितना बचाता है आपका, यहाँ बचाता है आपका 22% बचाता है। निकालने किसको बोल रहा है, राम की बचत क्या है, राम की बचत क्या है, तो राम की बचत 14% है। 14 इसको लिख देते हैं। आपका जो है वो कितना हो जाएगा, आपका यहाँ से कटेगा तो कितना कटेगा, आपका 7 में कट जाएगा। और क्या सकते हैं, 98 9 8 980 रुपया वो बचाएगा। जिसको दिया हुआ है उसको दिया से कंपेरिजन कर दीजिए, और जिसको निकालने का रहा है उसको गुना कर दीजिए, जिसको निकालने का रहा है उसको से। हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि नितिन के वेतन में 10% की कमी की गई, और फिर काम किए गए वेतन में 10% की कम वृद्धि की गई। उसके उसके मूल वेतन की तुलना में उनका नया वेतन क्या है। कह रहा है कि पहला जो नितिन है, जो पहला उसके वेतन में 10% की वृद्धि की गई, और फिर उसके उसके वेतन 10% की कमी की गई, फिर उसके वेतन में 10% की कमी की गई। तो बताइए कि उसके नए वेतन में क्या हमारे चेंजेज आए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी किसी जब भी कभी भी ऐसा अगर बोले कि जितना परसेंट आपको मैं वृद्धि कर रहा उतना परसेंट आपको मैं कमी कर रहा, तो हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। तो फिर जितना परसेंट काम कर रहा है उतना परसेंट वो वृद्धि कर रहा है, तो हमेशा क्या होगा, हमेशा लॉस में जाएगा, हमेशा आपका प्रॉफिट में नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि वो कह रहा है कि 10% की पहले तो है किया, इसको आप बहुत सारे तरीका से बना सकते हो। सबसे पहली चीज़ जो कि वो क्या कहता है कि आपका जो है कि जितना परसेंट से वृद्धि कमी करती है उतना परसेंट से वो वृद्धि भी करती है। तो उसके लिए सिर्फ एक फार्मूला है, वो तो हमेशा तो लॉस में जाएगा। और उसके लिए एक फार्मूला है कि एक एक्स स्क्वायर अपॉन 100 है, यानी एक्स का मान दिया हुआ है 10, दिया हुआ है दाता को 100 और बटा 100 यानी कि 100, यानी एक का वो क्या होगा, लॉस होगा। लेकिन यही जगह अगर वो ये कहता कि 10% की जगह 20%, 10% की जगह हो गया, वो क्या करता है कि 10% की वो क्या कर देता है, 10% की वो कमी कर देता है, 10% की कमी कर देता है, और 20% की वो क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है। तो आप रेशियो का इस्तेमाल भी कर सकते हो। जैसे वो 10% का कमी कर देता है, इसका मतलब है कि वो 10 रुपया से 9 रुपया कर देता है। 20% का वो वृद्धि कर देता है, इसका मतलब है कि वो 5 से 6 कर देता है। अब यहाँ पे देखते हैं, 10 बचे हमारे 50 हो जाएगा, 9 9 चौके 36, 9 बचे के बाद 9 छक्का 54, आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना पर 50 पर, अपॉन में 100 हो जाएगा। 50 दूनी के 100 यानी कि 4 दूनी के 8 इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। लेकिन यही जगह आपको 20 बोले, 25 बोले, 30 बोले, आपको कुछ भी बोले, आंसर ये हो जाएगा। लेकिन बात ये नहीं है, बात आपको कैलकुलेट में अगर आपको ये बोलता है कि आपका जो है वो, जैसे मान लो कैलकुलेट में ही अगर आपको एक या दो या तीन गो को बोले, जैसे मान लो अगर बोलता है, वो बोलता है कि जैसे मान लो बोलता है कि पहले जो है वो क्या कर देता है कि 10% की कमी कर देता है। इसका मतलब है कि किसी का हम प्रयोग करेंगे, रेशियो का प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे।
पहले वो है 10% की कमी कर देनी, 10 से 11 कर, सॉरी 10 से 9 कर देता। उसके बाद वो बोलता है कि 5% का वृद्धि कर देती है। 5% का वृद्धि कर देती है, इसका मतलब है कि वो 5 से 6 कर देता है। और उसके बाद बोलता है कि जो 5 से आपका जो है वो वो आपका जो 5% की कमी कर देता है। इसका मतलब 5 से वो 4 कर देता है। यहाँ पर आप घटाएंगे तो कितना आपका आ जाएगा जा करके, पचे 25 है, पची पचे 25 यानी 250 आपका आ जाएगा। 9 छक्का 54 और 54 और 54 और 4 कितना होगा, 4 चौके 16, सुबह कितने, 5 चौके 20 और 1 21, इसके इसको कितना, 216 250 है। तो 16 को जब 50 में आप घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 30 और 4 34 आपका हो जाएगा। 34 हो जाएगा कितना पर, 250 पर गुने 100 आप करोगे। कुछ इस तरह से भी कर सकते हो। क्रिकेट में अगर आपको कोई ये बोलता है, मतलब कोई क्वेश्चन को चेंज करके क्वेश्चन वाले आपको ये बोलता है कि पहले जो है वो क्या कर देता है कि 10% की वो वृद्धि करता है, यानी 10 से 11 कर देता है। फिर कहता है कि वो 25% की क्या कर देता है, 25% का क्या कर देता है, 25% का वो वृद्धि कर देता है, यानी कि आपका जो 4 है वो 5 कर देता है। फिर 20% का वो क्या करता है, डिक्रीजमेंट करती है। इसका मतलब कि जो 5 है वो उसको 4 कर देता है। तो आप इसको क्या निकालिए, 4 से आपका 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 से आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी 10 और 11, 10 और 11 एक पर कितना होगा आपका, एक पर 10 पर यानी कि 100, यानी 10 इसका करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। और इसी तरह का क्वेश्चन है, कहता है कि एक संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है और 25% की कमी हो जाती है, फिर 25% की वृद्धि हो जाती है, तो संख्या में शुद्ध कमी कमी प्रतिशत क्या है, निकटतम पूर्णांक तक सही लिखे। वो हो रहा है कि 30% का वृद्धि हो जाता है, इसका मतलब है कि वो 10 रुपया वाला 13 रुपये में हो जाती है। फिर बोलता है कि 25% की जो हो जाती है वो कमी हो जाती है, इसका मतलब है कि 25% का कमी होती है, इसका मतलब 4 से 3 हो जाती है। फिर कहता है कि 25% की वो क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, इसका मतलब कि 5 से अब कितना हो जाती है, 5 से जो आपका हो जाती है, 4 से आपका जो हो जाती है वो 5 हो जाती है, 4 से 5 हो जाती है। आप कुछ इस तरह से कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो, 5 दूनी के 10 हो जाएगा। और आपका ये 4 चौके 16, 16 दूनी के 32, 13 का यूज करती है तो 39, 32 और 39 कितना ज़्यादा आपका है, 32 और 39 आपका जो है वो आपका है 7 है, किसके ऊपर, 32 के ऊपर, अपॉन में 100 कर देंगे, यहाँ से काट देंगे तो आपका कट जाएगा, जा करके 4 ही है, ठीक है, 32 और 25 हो गए, जीतिया के 75 बाटा में 8 आपका हो जाएगा। 25 सत्ते 75 से, 25 सत्ते 75 से आपका क्या हो जाएगा, 8 दूनी के 16, एक 8 दूनी के 16, एक मतलब है निकला दशमलव, आपका जो है वो 7 जीरो, यानी लगभग 8, यानी कि 22% के करीब आपका ले जाएगा, यानी 22% का क्या होगा, इंक्रीजमेंट हो जाएगा। अरे दोस्तों एक और हमारा क्वेश्चन है, कहता है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,18,1,80,000 है। यदि यदि यह 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ जाती है तो 2 बरस की जनसंख्या कितनी होगी, 2 बरस में, 2 बरस में जनसंख्या कितनी होगी आप पे। The present population of a city is 1,80,000. If the increased at the rate of 10% per annum, its population after 2 years will be। कह रहा है किसी भी शहर की जनसंख्या है वो कितना है, आपका कुछ इस तरह से जनसंख्या दिया गया। बोलता है कि 10% की दर से वो प्रति वर्ष बढ़ रही है। मेरे दोस्तों 10% की दर से अगर वो बढ़ रही है तो 10% का हम सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। 10% का सक्सेसिव 2 साल में मैंने आपको बताया था निकालने के लिए कि पहले उस संख्या को जोड़ दो फिर उसका स्क्वायर कर दो। 10 का अगर आप स्क्वायर कर 10 का आप जोड़ोगे तो कितना होगा, 10 दूनी के 20, 10 दूनी के 20 होगा। उसके बाद हम पॉइंट लगाते हैं, उसको दादा हमको 100, इधर आपको 2 अंक लगना है लेकिन एक इधर चला दिए, यानी आपका जो होगा वो 21 हो जाएगा, और कि नहीं होगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 21% उसको निकाल के उसमें ऐड कर सकते हो।
या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, वो क्या करता है कि 10% की दर से वो बढ़ जाती है। तो क्या करो कि आप 10 से वो क्या हो जाती है, 11 हो जाती है, फिर 10 से आपका क्या होता है, 11 हो जाती है, 11 अगर 21 से हो जाती है, और ये 100 दिया हुआ है, ये 100 का मान दिया हुआ है, और ये जो दिया हुआ है वो इतना का मान दिया हुआ है। इसका मतलब है कि इतना गुने की एक दो एक 121 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना। 10 का मान, अगर वो 100 का मान उतना दिया हुआ है तो इतना का मान कितना होगा, तो उसको हम गुना कर लेंगे। एक का मान अगर 2 है तो 2 का मान कितना है, दो दूनी के 4 है, सिंपल, इतना गुना कर लेंगे। अब जो आपका जो प्यारा प्यारा कुछ कुछ ऑप्शन देते हैं, उसको उसके लिए आप गुना करते हैं, भाग करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप डिजिटल सम का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ से 8 है, एक 9, अच्छा 9 ही आ गया, तो 9 को किसी भी संख्या के साथ अगर आप गुना करते हो तो वो 9 ही आता, यानी आपका जो हो जाएगा, आपका पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, आपका पॉपुलेशन होगा 12780 इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। कुछ इस तरह से आपका हो जाएगा, तो आप इसको इस्तेमाल करिए। और हमारा कुछ इसी तरह से क्वेश्चन है, कहता है कि 2 वर्ष पहले एक कस्बे की जनसंख्या 62,500 है। 2 बरस पहले एक कस्बे की जनसंख्या है वो 500 500 62,500 है। बड़े शहरों में प्रवास के कारण यह हर साल 4% की दर से घटती है। बड़े शहरों में प्रवास के बड़े बड़े शहरों के में प्रवास के कारण यह हर साल 4% की दर से घटती है। शहर की वर्तमान जनसंख्या है, शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, ये पूछ रहा है। एक काम करते हैं, 4% हर साल घट रही है, 4% हर साल घट रही है, इसका मतलब वो है कितना, वो आपका जो है वो 4% का हो जाएगा, 1/25, यानी 1/25, इसका मतलब है कि वो 25 में से यानी 24/25 वो है। फिर कितना आपका 2 साल बोल रहा है, यानी फिर 24/25 है, 25 × 25 625, 100, यानी 24 × 24 576 इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आ जाता है, 576 इज द करेक्ट आंसर। और हमारे पास प्यारा सा क्वेश्चन है, कहता है कि एक गांव की जनसंख्या वो प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है, 25% की दर से वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन वो कहता है कि यदि 3 बरस के अंत में, या 3 बरस के अंत में यदि उसकी जो पॉपुलेशन है वो 10,000 हो जाती है, 3 बरस के अंत में उसकी जो पॉपुलेशन है वो कितना हो जाती है, आपका जो हो जाती है वो 10,000 हो जाती है। तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी, पहले वर्ष की शुरुआत में कितनी थी जनसंख्या, 25% की दर से बढ़ रही है, इसका मतलब 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4 होते हैं। शहर की जनसंख्या है वो मान लेते हैं कि एक्स है, 25% की दर से बढ़ रही है, 25% की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी कि आपका जो है वो X% आपका जो पॉपुलेशन है, आप 25% का फ्रैक्शन में लेते 1/4, यानी आपका जो ये मान दिया हुआ है वो अपने आप का कितना हो जाती है, 5/4 हो जाती है। तो 3 साल बोला है, हम इसको 3 बार गुना कर देंगे, 5/4 है, और वो 3 साल के बाद कितना हो जाता है, आपका जो होता है वो 10,000 हो जाता है लगभग। अब हम पचे 25 और पचे पचे 25 125, 125 से सीधा 8 बार में लपेट लेगा, यानी 80 हो जाएगा, यानी x बराबर आपका कितना हो जाएगा, जा करके 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी 80 × आपका 64 हो जाएगा, यानी 8 चौके 32 के दो बाकी हाथ में 3, 8 × 6 = 48, 49, 50, 51, 51 पर 100, यानी 5120 इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारी क्वेश्चन कहता है कि अपनी कुल आय में से श्री कपूर 20% घर के किराए पर और बाकी का 70% घर के खर्च पर खर्चा करते हैं। यदि वह 1800 रुपया बचाता है तो उसकी कुल आय कितनी है, मतलब वो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे कह रहा है कि आउट ऑफ हिज टोटल इनकम एमर कपूर मिस्टर कपूर स्पेंड 20% on house and 70% of the rest on house
होल्ड एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव इफ ही सेव 1800 व्हाट इज हीज टोटल इनकम उसका क्या है। हम समझेंगे। कह रहा है ना कि कुल आय अपना जो वो 20% क्या कहता है, वो खर्चा करता है घर के किराया पर। यानी मान लेते हैं कि उसका जो इनकम है वो 100 रुपया है, और 100 रुपया है, लेकिन वो क्या कर देता है, वो 20% खर्चा करता है, लेकिन उसके पास बचता कितना है, आपका 20% खर्चा करता है, इसका मतलब कि 1/5 वो खर्चा करता है, लेकिन बचता कितने के पास है, 4/5 उसके पास बचता है। फिर कहता है कि वो 70% बचे हुए का इतना परसेंट खर्चा करता है, यानी कि 70/100, यानी कि आपका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। अब वो कहता है कि मेरे पास कितना बचता है, 1800 रुपया बचता है। 4 तिया के 12, अब इसको काट लेते हैं। 4 तिया के 12 आपका जो हो जाएगा, और 12 कटेगा तो ये 6 दूनी के 12, 6 तिया के 18, यानी 2 15 दूनी के 30, यानी 150 रुपया, यानी एक्स बराबर कितना होगा, 15×5 = 75, 7500 रुपया इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से हमारे बनेंगे, बचे हुए का शेष का हम लोग शेष से कंपेरिजन करते हैं। और हमारे पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, कहता है कि क्रिस्टी ने अपनी आय का 10% एक अनाथ आलय को दान कर दिया और शेष को 20% अपने बैंक में जमा कर दिया। यदि उसके पास 7200 रुपया बचे हैं तो उसकी आमदनी क्या है। कहता है कि उसने 10% अनाथ आलय में उसने दान कर दिया, उसका जो इनकम है वो 1% है। फिर कहता है कि उसने 10% अनाथ आलय में दान कर दिया, यानी उसका इसका मतलब कि वो उन्होंने अनाथ आलय में जमा कर दिया, उन्हें उसके पास बचा कितना, 9/10 बचा। फिर कहता है कि 20% उस उन्होंने बैंक में जमा कर दिया, इसका मतलब कि वो 1/20, 1/5 उन्होंने जमा कर दिया, नहीं उसके पास बचा कितना, 4/5 बचा। दिया हुआ है आपका 7200 रुपया दिया हुआ। 9 चौके 36, 36 दूनी के 72, 200 आया, और एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूनी के 10 पर 3 नहीं, करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। ओके। और क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक है, एक फर्म में पुरुष कर्मचारियों को औसत वेतन 5200 है, और महिलाएं की जो वेतन है वो कितना है, 4200 रुपया है। सभी कर्मचारियों को औसत वेतन है वो 5000 रुपया है, तो महिलाएं कर्मचारियों का प्रतिशत में कितना होगा, क्या होगा। तो ऐसे में जब जब दो लोगों से दो लोगों को जब दो जब दो इंसानों के बीच में जब मिलकर जो बना होता है, और उसका जो दोनों का जो मान दिया हुआ होता है, वो उसमें हमेशा एलिगेशन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लो अगर हम किसी चीज़ को, जैसे मैं अगर कहूँ आपको कि जैसे मान लीजिए स्कूल कोई है, और स्कूल में जो लेबर की जो जनसंख्या है, कर्मचारियों की जो जनसंख्या, वो कहता है कि उसका वेतन उतना है और उसका वेतन इतना है, और पूरा जो सैलरी है वो 5,000 रुपये थी, यानी दोनों से मिलकर बना हुआ। ऐसे कंडीशन में जब दोनों से मिलकर बना हुआ होता है, तब हम उसमें एलिगेशन का प्रयोग करते हैं। जैसे ये कहता है कि जो जो पुरुष कर्मचारियों का जो औसतन वेतन है वो कितना आपका है, वो 5200 है। और इधर जो आपका जो कहता है कि 5200 है, इधर जो आपका कहता है कि वो 4200 रुपया है। और आपका जो है कि जो टोटल वेतन वो कहता है वो कितना है, 5000 रुपया कहता है। अब 5000 रुपया कहता है, तब हम क्या करते हैं, सबसे पहली चीज, जो काम रहता है उसको में से हम लोग घटाते हैं, तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, 800 रुपया आ जाएगा। यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। यहाँ हमारे 200 आएगा ना। 5000 में से अगर 5000 में से 5200 ले, 200 में से हमारा 200 ना, 2:4, यानी एक, हमारा जो एक है, एक तो पूछता है मुझे महिलाएं कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है, महिलाएं आपका जो है वो ये है। तो एक पूछता है दोनों, एक पूछता है एक पूछता है ना,
और पूछता है कि कर्मचारियों प्रतिशत का कितना प्रतिशत है। एक पूछता है किस पे 4 और एक 5 पे गुना हम 100 कर देंगे, कितना हमारी हो जाएगी 20% इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से बनेगा। अरे दोस्तों एक और हमारा क्वेश्चन है, कहता है कि a vessel has 60 liter of solution of acid and water having 80% acid। कह रहा है कि एक विसल है, मान लीजिए जैसे एक विसल कुछ इस तरह से आपका जो है, इसमें कह रहा है कि आपका जो है वो 60 लीटर आपका क्या है घोल है। इसमें आपका 60 लीटर है, इसमें आपका एक तो है एसिड है और दूसरा आपका वाटर है। फिर कहता है आगे कहता है कि एसिड है, हाउ मच हाउ मच वाटर वी एडेड टू मेक इट अ सॉल्यूशन ऑफ विच एसिड फ्रॉम 60%। कह रहा है कि पानी को उसमें कितना और ऐड किया जाता है, ऐड किया जाए ताकि सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ 60% एसिड रहे और बाकी बाकी पानी परसेंट रहे। तो देखिए सबसे पहले बोलता है कि जो एसिड है कह रहा है कि a vessel has 60% 60 liter of solution of acid and water having 80%। 80% जो आपका है वो क्या है एसिड है, इसका मतलब है कि वाटर वो है कितनी परसेंट है। कह रहा है कि हाउ मच एडेड, कह रहा है हाउ मच वाटर एडेड टू मेक इट अ सॉल्यूशन ऑफ विच एसिड फ्रॉम। कह रहा है कि और उसमें कितना पानी को ऐड किया जाता है, और उसमें कितना पानी को ऐड किया जाता है ताकि उसका जो एसिड है वो 60% है, तब ऑब्वियस सी बात है कि वो 40% होगा। अब बात यह है कि जैसे देखिए कोई भी विसल होता है उसमें क्या होता है, जैसे कहता है कि दूध और पानी का मिक्सचर है, तो दूध उसमें उसमें इतना लीटर दूध है और इतना परसेंट वो है। तो यहाँ बात हो रही है कि जब उसमें दूध मिलाया जाता है, कह रहा है कि उसमें दूध को एक्स्ट्रा मिलाया जाता है, हाउ मच हाउ मच वाटर टू एडेड, मतलब वाटर को और ऐड किया जाता है, दूध को और ऐड किया जाता है। तो एक बात बताइए कि दूध और पानी है, तब दूध को ऐड किया जाता है तब आपका जो पानी है वो तो सेम रहेगा ना। पानी से किसी भी चीज़ में जैसे मिलाया या घटाया जाता है, तब किसी भी चीज़ में अगर पानी मिला रहे हो या तो फिर किसी भी चीज़ में अगर चना और मूँग में अगर चना मिला रहे हो तो मूँग का क्वांटिटी तो सेम ही रहेगा ना। अच्छा जैसे मान लो अगर आपसे कोई बोलता है कि जैसे मान लो और कुछ आपको आपको बोलता है कि हमारी कोई कंपनी है और कंपनी है जिसमें कहते हैं कि हमारा जो शेयर है, हमारा उसमें जो शेयर है कंपनी का जो हकदार है वो हमें 60% है। और फिर अगर हम कहें कि 60% नहीं तो 30% है, तो उसमें तो वो मिला रहा है तो मेरा तो वो मिला रहा है तो शेयर जो बढ़ रही है तो मेरा तो नहीं बढ़ रही है ना। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लीजिए ये कोई विसील है और इसमें इसमें 2 लीटर दूध है और 2 लीटर आपका जो दूध है और 5 लीटर आपका जो है वो पानी है, 5 लीटर मान लो पानी। तो कहता है कि पा आपका जो 2 लीटर 3 लीटर एक्स्ट्रा है वो पानी को और डाल देते हैं, आपका जो कितना होगा तो आपका जो दूध जो है वो तो सेम ही रहेगा ना, ये आपका 8 हो जाएगा। उसी तरह से कहता है कि हाउ मच एडेड हाउ मच वाटर एडेड how much water we added to make it a solution of which acid from 60%। उसमें कितना और पानी को ऐड कर दिया जाए ताकि उसके सॉल्यूशन में एसिड का जो मात्रा है वो 60% रह जाए। हाँ क्वेश्चन आपका ये कहता है कि एक बर्तन में 60 लीटर एसिड है। चलो मान लेते हैं कि इसमें 60 लीटर मान लेते हैं, क्या ये तो है नहीं, 60 लीटर आपका घोल है। लेकिन वो कहता है कि ये एसिड एसिड और पानी के घोल है, इसमें 80% एसिड है। इसमें क्या है 80% एसिड है, 80% एसिड आपका। लेकिन फिर वो कहता है कि किस अम्ल से, मतलब कौन उसमें उसमें कह रहा है कि कितना पानी को ऐड किया जाए कि उसके मिक्सचर में उसमें कितना पानी ऐड किया जाए कि उसके मिक्सचर में 60% एसिड रहे। तो मान उसका जो आपका जो है ये है, और कह रहा है कि सॉल्यूशन जो आपका नहीं बताया लेकिन वो कह रहा है कि कितना ऐड किया जाए, तो मान लेते हैं ऐड किया जाता है एक्स किया जाता है। और कह रहा है कि मिक्सचर में 60% क्या हो एसिड हो, यानी 60% आपका जो वो एसिड हो, 60% यहाँ पे लिख देते हैं। आपका कुछ कट जाएगा परसेंट से, आपका परसेंट कट जाएगा
परसेंट से आपका परसेंट कट जाएगा और फिर आपका जो होगा 0 से 0 कट जाएगा। 6 चौके 24 240 एक्स बराबर हमारे कितना हो जाएगा जा करके, यानी आपका जो हो जाएगा 180 हो जाएगा। नहीं 180 नहीं होगा, ये आपका जो होगा जब वो 3x हो जाएगा और फिर छुतिया के 18 यानी 180 हो जाएगा। और 180 जाके इधर घटेगा आपका जो 240 में, 240 में अगर 180 घटेगा तो कितना हमारे हो जाएगा, 0 से 0 10 4 14, 14 में से 8 गया था, 8 छो 14 यानी ये कैंसिल। आपका 60 लीटर इज द करेक्ट आंसर आपकी। वो तरीके से 60 लीटर देते ही नहीं, नहीं देता है तो चलिए इसको हम लोग फिर से सॉल्यूशन करते हैं। ये सही है, इसको कुछ नहीं इस तरह से है। 60 इधर आया था, इधर आया था आपका 3x से कटेगा 3 दूनी के 6 यानी 20 लीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। या तो फिर आप ऐसे भी काट सकते हो इसको। आपका जो है 60 काट काट दोगे और आपका परसेंट से परसेंट कट जाएगा और उसके बाद 80 बचेगा। तो 80 में आप कितना जोड़ोगे कि 60 आ जाएगा, तो 20 जोड़ोगे तो 80 आ जाएगा। तो आपका ए इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों अगला नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन है कहता है कि एक 75 ग्राम चीनी के घोल में, 75 ग्राम चीनी के घोल में आपका जो है वो 30% चीनी है। 75% 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% जो है वो चीनी की मात्रा है। तब कहता है कि फिर उस घोल में चीनी फिर उस घोल में चीनी की मात्रा 70% बनाने के लिए उसमें और एक्स्ट्रा कितना चीनी डालना पड़ेगा। पहले दोस्तों एक चीज़ आप नोटिस अगर कर रहे होंगे तो आपको पता लग रहा होगा कि जो बोल रहा है कि 75 ग्राम चीनी में 75 ग्राम चीनी के घोल में, तो घोल आपका पानी से ही बनेगा। इसका मतलब है कि वो 75 ग्राम चीनी के घोल में आपका 30% जो है वो आपका कितना चीनी है। इसका मतलब है कि वो 70% आपका पानी है। जब बार बार वो चीनी मिलाया जा रहा है इसका मतलब है कि पानी नहीं मिलाया जा रहा है, इन्हें पानी इसका मतलब सेम ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कहूँ कि मैं किसी शेयर मार्केट में हूँ और उसमें 30% जो सबके साथ 30% मेरा है और जो आपका जो है वो 20% और वो मिलाता है, तो इसका मतलब है कि मेरा जो शेयर है वो सेम ही रहेगा। तो आपका जो है वो 75 ग्राम आपका जो घोल है उसमें कह रहा है कि 30% हम चीनी को मिलाते हैं। उसमें उसमें जो 75 ग्राम है उसमें 30% क्या है हमारे चीनी का घोल है। इसका मतलब वाटर का जो मात्रा है वो कितना है, आपका जो है वो 70% है। और आपका जो है वो वाटर जो है वो सेम है। फिर कहता है कि उसमें उस घोल की मात्रा में कितनी प्रतिशत चीनी एक्स्ट्रा मिला दिया जाए कि चीनी की मात्रा 70% हो जाए। तो प्यारे दोस्तों यहाँ चीनी मिलाने की बात कर रहा है, इसका मतलब सेम कौन है, आपका वाटर सेम है। ये वाटर को यानी कह रहा है कि उसमें हम कितना एक्स्ट्रा मिला दें, उसमें हम कितना ऐड कर दें, उसमें हम कितना ऐड कर दें कि जो चीनी का जो घोल बनेगा उसका जो 70% रहेगा वो क्या रहेगा, वो चीनी रहेगा। इसका मतलब 30% वो पानी रहेगा। मतलब इसका अगर 30% निकालेंगे तो वो पानी ही रहेगा। 30% इधर आप निकालेंगे 70% तो वो पानी ही रहेगा। और पानी का मात्रा आपको पता है कि पानी की मात्रा सेम है, तो सेम है तो हम उसको इक्वल करेंगे। यहाँ पर डब्लू बराबर डब्लू कर दीजिए, इन वाटर बराबर वाट। अब चलिए इसको हम सोल्यूशन करते हैं। आंसर आपका आ चुका है। आप यहाँ से काट सकते हो कि 15 × 75 होती है और एक्स बराबर आपका 15 × 7 = 75 से अगर पचीतिया 75 होती है, पचीतिया 75 और 25 × 75 से 17 का बार 5 माइनस में 75 यानी 100, यानी 100 लीटर जो आपका है वो क्या है, 100 लीटर आपका 100 लीटर आपका क्या है, तो 100 लीटर आपका जो है वो चीनी को एक्स्ट्रा मिलाया जाता है। एक और हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि दूध और पानी के मिश्रण मिश्रण के 40 लीटर में 10% पानी है। नए मिश्रण में पानी की मात्रा को 20% बनाने के लिए इसमें जो पानी मिलाया जाता है वह क्या है। देखिए दोस्तों जब मिक्सचर के हमारे पास क्वेश्चन होगा तो सिर्फ एक ही बात को माइंड में रखना है कि
कि जो जो आपका जो मिक्स जो हो रही है, उसमें सेम एक्चुअल में क्या रखा? क्योंकि आप अगर जानते होंगे तो बहुत अच्छा होगा। बराबर का मतलब होता है इक्वल, मतलब दोनों तरफ इक्वल होनी चाहिए, बराबर का मतलब यही होता है। तो ये कह रहा है कि दूध और पानी के मिश्रण में 40 लीटर आपका पानी है। 40 लीटर आपका जो मिश्रण है, सॉरी 40 लीटर पानी नहीं है, 40 लीटर मिश्रण है और 10% पानी है। मिलाया कुछ जा रहा है, वो कह रहा है कि इसमें जो पानी मिलाया जा रहा है वह मतलब मिलाया कुछ जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है। ऊपर में आपका लिखा हुआ रहेगा कि 40 लीटर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटिन्यूस 10% ऑफ वाटर, द वाटर द वाटर टू बी एडेड, मतलब वाटर को कितनी ऐड किया जाए कि ताकि जो उसका सॉल्यूशन आए, उसका जो कंज्यूम जो आए, उसका जो मिक्सचर आए, वो 20% हो जाए। तब तब पानी का जब तब पानी कितना मिलाया जा रहा है? तो मतलब पानी मिलाया जा रहा है, इसका मतलब है कि दूध जो है वो इक्वल है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो जिस चीज़ को कांस्टेंट अगर रखा जा रहा है, उस चीज़ को आप कांस्टेंट रखिए। जैसे 40% आपका जो मिक्सर है और फिर कहता है कि 40 लीटर मिक्सर है, उसमें 10% पानी मिलाया जा रहा है। इसका मतलब दूध का मात्रा कितनी है? दूध का मात्रा आपका जो है वो 90% है। 90% है। आप समझ पा रहे हो अगर? फिर कह रहा है कि जो नया उसके बाद जब मिलाया जाएगा तो नया मिक्सचर आपका बनेगा। नया मिक्सचर बनेगा वो कितना बनेगा? आपका एक्स करके बनेगा। फिर कह रहा है कि इसमें फिर नया मिक्सर जो बनेगा उस मिक्सर में 20 पर वो कहता है कि 20% इसमें क्या होना चाहिए? पानी होना चाहिए। इसका मतलब दूध कितना होगा? ये ऐसे अगर हम निकालेंगे तो वो उतना परसेंट निकलता है ना, तो दूध कितना होगा? तो दूध आपका जो 20% वो पूछ रहा है, तो इसका मतलब कि 80% वो होगा। सिंपल। थोड़ी सी यहाँ पे समझिएगा, 40 दूनी के 80 आपका 2 से कट जाएगा, 2 से 45 दूनी के 90 कट जाएगा और x बराबर आपका हो जाएगा 40 में आप कितना को ऐड करिएगा तब 45 होगा, तो आप कहिएगा 5 को, यानी 5 इज द करेक्ट आंसर। आओ कभी हवेली पे। इस तरह से हमारा कुछ और क्वेश्चन है जो कि आप अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे एक और हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि पानी के 20% अल्कोहल में पानी में 20% अल्कोहल वाले घोल में 32 लीटर घोल में 8 लीटर पानी मिलाया जाता है। अब घोल में अल्कोहल की लगभग सांद्रता क्या है? पूछ रहा है, अल्कोहल पूछ रहा है। पानी में 20% अल्कोहल, आपका जो 32 लीटर है वो क्या है? आपका 32 लीटर है वो एक कांस्टेंट मान है। 32 लीटर ऐसे नहीं लिखते हैं, 32 ऐसे लिखते हैं। अब जो कह रहा है कि पानी में 20% अल्कोहल वाले घोल में 32 लीटर घोल में 8 लीटर पानी मिलाया जाता है। पानी को वो मिलाया जा रहा है, 8 लीटर मिलाया जाता है। पानी मिलाया जा रहा है, इसका मतलब है कि पानी जब मिलाया जाएगा तो अल्कोहल की मात्रा सेम रहेगा। और वो कहता है कि पानी में 20% अल्कोहल है, यानी बत्तीस बत्तीस लीटर पानी में 20 लीटर आपका क्या है? अल्कोहल है। अल्कोहल सेम रहेगा, इसलिए हम सेम कर रहे हैं अल्कोहल को। पानी में 20% अल्कोहल वाले घोल के 32 लीटर में 32 लीटर में 8 लीटर, आपका जो पहले हम लोग मानते थे कि मिक्सचर जो नया मिक्सचर बनेगा वो क्या बनेगा, लेकिन ये कहता है कि 8 लीटर आपका जो है वो फिर मिलाया जाता है, यानी 32 लीटर पहले और 8 लीटर फिर मिलाया जाएगा, तो हमारा नया मिक्सचर कितना बनेगा? 40 बनेगा। 40 बनेगा। फिर कह रहा है 40 बनेगा ना, तो आपका जो 40 बनेगा, फिर कह रहा है ना कि पानी में 20% अल्कोहल बनाने के लिए 8 लीटर यह किया जाता था। अब घोल में अल्कोहल की अल्कोहल पूछ रहा है, तो अल्कोहल हम लोग गुना करके लिख देते हैं। इसमें अल्कोहल कितना होगा? x% होगा। हमको पता नहीं है। अब चलिए इसको हम लोग सुलझाते हैं। अब 0 से 0, 2 दूनी के 4 और 2 8 के 16, यानी x बराबर 16 इज द करेक्ट आंसर। सी सी इज द करेक्ट आंसर। कहो ना प्यार है। और हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि एक परीक्षा में 48% उम्मीदवार विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और 56% गणित में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 32% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए? दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण की परसेंटेज दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि दोनों विषय में उत्तीर्ण कितने हुए हैं, मतलब पास कितने हुए हैं। इन एन एग्जामिनेशन 48% ऑफ कैंडिडेट्स
passed in science and 56% failed in a mathematics. If 32% if 32% failed in both subjects, then what percent passed इन बोथ सब्जेक्ट। अब हम लोग देखते हैं थोड़ी सी सबका जो क्वेश्चन क्वेश्चन दिया हुआ है, बोलता है कि 48% जो है आपका 48% आपका कैंडिडेट्स है जो आपका उत्तीर्ण है, इसका मतलब है कि पास है। और आपका जो है वो 56%, आपका जो 56% जो है वो आपका है वो अनुत्तीर्ण है, मतलब कि फेल्ड है। और अगर 32% देखें तो 32% भी आपका जो है वो फेलिंग है, लेकिन ये आपका जो है दोनों में है। अब हम निकालेंगे। अब सबसे पहले चीज़ जो हमारे पास कंफ्यूजन रहता है वो ये रहता है, कहता है कि अब कि फेल का निकाले कि पास का निकाले। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि या 32% दोनों विषयों में अनुतीर्ण हुए हैं, इसका मतलब है कि फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, ये दोनों में जो फेल होते हैं उसी का हमको मान निकालना होता है। तो आप बताइए कि फेल का हमको डेटा निकालना है। फेल का डेटा निकालना था, 48% पास हुए हैं, इसका मतलब कि फेल कितना हुए हैं, आपका जो हुए हैं वो हुए हैं 52% फेल हुए हैं। और 56% तो आपका फेल का दिया हुआ है, और 32% है जो आपका जो फेल तो हो ही हुआ। तो इसके पे एक फार्मूला जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको ध्यान रखिएगा। फेल कितना हुए जो हम निकाल लेते हैं, आपका जो इतना हुआ फेल और इतना हुआ फेल और ये जो हुआ है ये दोनों में हुआ है, तो इसका एक फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ, आपका जो होती है वो संख्या क्या होती है, नंबर नंबर ऑफ होती है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होती है आपका जो नंबर ए प्लस में आपका आपका नंबर बी माइनस में आपका जाकर के नंबर ए होती है। उसके बाद इंटरसेशन आपका होती है बी होती है। इसका मतलब है कि आपका जो है वो 52 होती है, प्लस में आपका जो 56 होती है, माइनस में 32 को हम लोग माइनस कर दें, लेकिन 32 जो है वो 2 बार जुट जाता है। तो 6 और 4 10 के 0 बाकी है 5 और 5 1, छः छः दो 8 के 8 और 5 5 10 के 0 माइनस में 32, यानी कि जब हम घटाएंगे 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 70 बचेगा। यानी 70 छो 76 आपका जो आ जाएगा वो पूरा टोटल फेल की संख्या हमारी आ जाएगी। टोटल फेल की संख्या हमारे 76% आ गया, इसका मतलब पास परसेंट हमारे कितना है, हमारे 24% है। यानी 24% इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। या तो फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि आपका जो है ये है और कुछ ये है, ये आपका जो है वो 48% पास होता है, और आपका जो 56% है वो आपका फेल हो जाता है, और इसमें जो है 32% वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तब ये फेल हो जाता है, ये 48% पास होता है, इसका मतलब कि फेल कितना होता है, 52% होता है। ये कितना होता है आपका, तो ये जो आपको जो होता है 56% जो है वो फेल होता है, इसका मतलब 56% है, 56% है, लेकिन और 32% आपका जो है फेल होते हैं, आपका जो। और पूरा को हम 32 को दोनों को जोड़कर 32 को माइनस कर देंगे, क्योंकि दोनों में ऐड हो गया है। तो कुछ इस तरह से चलिए इसी चीज को हम एक गहराई से समझते हैं। जैसे कि वो बोलता है कि आपका जो है वो कुछ इस तरह से आपका जो है राउंड वेन डायग्राम के मामले में मैं अगर कहता हूँ तो ये है। अब वो कहता है कि 52% है जो आपका साइंस में फेल हो चुका, और आपका 56% है जो कि आपका मैथ में फेल हो चुके हैं, और आपका जो 32% है वो दोनों में फेल हो चुका है। तब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सिर्फ और सिर्फ साइंस में फेल होने वाले कितना है, तो आप क्या करोगे, 32 को 52 में घटा दोगे, यानी कितना आपका हो जाएगा, आपका 20 हो जाएगा। यानी 20 और 32 जो आता है 3 और 2 5, यानी 52 आपका हो जाएगा। और अगर 56 की हम बात करें तो 56 में से जब 32 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, आपका 4 और 2 यानी 24% बचेगा। यानी अगर आपसे कैलकुलेट में ये पूछता है कि खाली साइंस में फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितना है, तो साइंस में फेल होने वाले छात्रों की संख्या 20 है। अगर आपसे बोलता है कि मैथ में सिर्फ पास होने वाले छात्रों की संख्या कितना है, तो 24 है।
और दोनों में फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितना है, तो आपका 32% है। और आपका टोटल जो है, टोटल फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितना है, 76 है। आप जोड़ लो के देख लो, 4 और 4 तो 6 और 2 तो 4 और 4 और 3 7, यानी 76 इज द करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा। तो आप किसी भी तरह से क्वेश्चन वो पूछ सकता है, आप आंसर दे सकते हो। चलिए इसी तरह के क्वेश्चन को एक और हम लेते हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, बस ये अपने आप से आप ठान लो। बस यूँ कहते हैं ना, जो होता है ना कि अरे वाह! तोरा ने बहुत ही आंकड़ वाह! जब तक तोड़ब नहीं, तब तक छोड़ब नहीं। तो बिल्कुल उसी तरह से ठान लो, जब तक ये परीक्षा को क्रैक नहीं करेंगे, तब तक छोड़ेंगे नहीं और तब तक मैं आपको सिखाता ही रहूँगा। चलिए इसके दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है वो ये कहता है कि एक परीक्षा में जो है आपका जो है, एक परीक्षा में आपका 42% जो आपका जो छात्र है वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। और कहता है, फिर आगे कहता है कि जो उत्तीर्ण होने वाले जो संख्या है वो दोनों में है। तो उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण दे उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। जैसे कहता है कि एक परीक्षा में 47% विज्ञान में उत्तीर्ण हो जाते हैं, 47% साइंस में, विज्ञान में क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। और आपका जो कहा था, आगे कहा था कि 51% गणित में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। 51% गणित में यानी मैथ में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। उसके बाद कहता है कि यदि 42% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। फिर कहता है आपका जो 42% है वो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो बताइए कि उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है? मैंने आपको बताया था कि पहले जो आपको निकालना है वो क्या निकालना है, वहाँ दिया कुछ ही है। तो आपका जो ध्यान रहना चाहिए कि यहाँ पे दोनों के बारे में क्या दिया हुआ था, दोनों के बारे में दिया हुआ, इफ 42% फेल्ड इन बोथ, मतलब दोनों जो हुआ उसी को हम निकालेंगे। तो फेल हुआ, हम फेल की डेटा निकालेंगे। अब देखिए ये कह रहा है कि 47% पास हो जाता है, तो आपका जो है कि 50 और 3, आपका जो 3 पर है, 3 पर परसेंट है जो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। और उसके बाद वो कहता है कि आपका जो मैथ में है वो 51% फेल हो जाता है, यानी 51 हम लिखेंगे। और आपका जो है कि 42% क्या है, हमारा फेल हो जाता है, इसको हम घटा देंगे। यानी मैंने आपको बताया था ना, कुछ इस तरह के फार्मूला जो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन ये फार्मूला मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ ए यूनियन वी आपका जो है इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, नंबर ए प्लस में आपका जो है नंबर बी माइनस में आपका हो जाएगा जा करके नंबर ए इंटरसेक्शन आपका जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। कुछ इस तरह से अब हम क्या करेंगे, फेल, ये भी फेल है, ये भी फेल है, ये फेल है, तो हम सबके ऐड कर देंगे। यानी आपका 53 जो हो जाएगा, फिर इसमें 51 हो जाएगा, माइनस में हम 42 को कर देंगे। यानी कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 और 5 और 5 1 10 में से जब 42 को माइनस करे हुए तो कितना आपका बच जाएगा, 62 बच जाएगा। यानी 62 है जो आपका फेल छात्र हैं, यानी पास छात्र आपका कितना है, तो पास छात्र आपका जो है वो 38 है। यानी जब 38 को जोड़ो तो 8 और 10 और 3 छुआ 3 9 और 1 10, यानी 38% आपका जो क्या है, 38% जो आपका है वो क्या है, फेल है, पास स्टूडेंट है। क्या आप इसको ऐसे नहीं बना सकते हो, ये जैसे क्वेश्चन हमारे ये कह रहा है, ये कह रहा है कि हमारा जो है वो 53% फेल स्टूडेंट है, किसमें, 53% है जो आपका जो है आपका साइंस में आपका जो है वो फेल है। और नेक्स्ट आपका कह रहा है कि 51% जो है वो आपका मैथ में फेल है, मैथ में फेल, और आपका जो 42% है वो आपका दोनों में फेल है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ साइंस में कितना फेल है, तो सिर्फ साइंस में जो आपका फेल है वो कितना फेल है, तो एक यहाँ से हो जाएगा और यहाँ से एक हो जाएगा, यानी 11 जो हो जाएगा, जो आपका जो 11% जो जगह सिर्फ साइंस में फेल करेगा। और अगर मैथ में सिर्फ फेल की बात करें तो आपका जो हो जाएगा, कितना आपका हो जाएगा, यानी 42 और 9 आपका कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 42 और 8 50 हो जाएगा, यानी 9% जो है वो इसमें सिर्फ फेल है। तो यानी सिर्फ मैथ में कितना फेल है, तो 9%, सिर्फ साइंस में कितना फेल है, तो 11%, और दोनों में कितना फेल है, तो 42%। अब सबको जोड़ते हैं तो कितना आता है, 9 और 9 और 2 11 और एक 9 और 9 और 2 11, 9 10 1 11 और एक 12 के 2 बाकी हाथ में एक, और 4 और 4 है 5 और 5 है 6, यानी 62% अगर फेल है
तो पास कितना है आपका 38%। क्या है? 38% आपका पास स्टूडेंट है। तो आप इसको समझा लीजिएगा और थोड़ा सा इसको रट लीजिएगा। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्ट नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ए प्लस में नंबर बी माइनस में नंबर ए इंटरसेक्शन बी। आपका ये जो है फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिए। और हमारा प्यारा सा क्वेश्चन है, कहता है एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में, 48% भौतिक विज्ञान में और 30% दोनों विषय में उत्तीर्ण है। दोनों विषयों के कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण है? अभी जो पूछ रहा है हमारा अनुत्तीर्ण पूछ रहा है, तो कोई मैटर नहीं करता कि वो पास का पूछ रहा है या तो फिर वो फेल का पूछ रहा है। बस हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आखिर हमको दिया हुआ क्या है और निकालना क्या है, हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ आपको ये देखना है कि बोथ है जो किसके साथ लगा हुआ है। जैसे कैलकुलेटर अगर, जैसे इसको इंग्लिश में पढ़िएगा या फिर दोनों दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, कह रहा है कि 30% दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, और दोनों में उत्तीर्ण हुए जो दिया हुआ है उसी को आपका जो निकालना है। जैसे इसे बोलता है इंग्लिश में, थोड़ा सा बोलिएगा तो और अच्छे से एक्सप्लेन होगा। कह रहा है कि इन एग्जामिनेशन 65% ऑफ द स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स। कह रहा 65% है जो स्टूडेंट्स है वो क्या हो जाता है, मैथमेटिक्स में पास हो जाता है। 48% पास इन फिजिक्स, फिजिक्स में वो 48% पास हो जाता है। एंड 30% पास्ड इन बोथ, दोनों में 30% पास हो जाता है। 30% आपका जो है वो पास हो जाता है। हाउ मच परसेंट ऑफ अ स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। कहा कि दोनों सब्जेक्ट में, दोनों में कितने छात्र हैं जो अनुत्तीर्ण हैं। तो बस आपका जो है वो सिर्फ एक ही चीज रहना चाहिए कि हमको निकालना क्या है और दिया हुआ क्या है। जैसे बोल रहा है कि परीक्षा में 65% छात्र गणित में और इतना परसेंट, इतना में और इतना परसेंट में पास हो जाता है। इसको चलिए हम लोग जोड़ते हैं। बोलता है कि आपका जो है कि 65% जो छात्र हैं और आपका जो 65%, आपका 65% छात्र आपका जो मैथ में, और आपका जो है 65% छात्र आपका मैथ में है, और आपका बोलता है 48% फिजिक्स में। 48% है जो कि आपका फिजिक्स में है, 48% फिजिक्स में है, और 30% दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, और 30% दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो बताइए भाई, वही वाला फॉर्मूला आप लगाइएगा। नंबर ऑफ ए यूनियन वी इक्वल टू आपका होता है नंबर ए प्लस में आपका होता है जाकर के नंबर बी माइनस में आपका होता है जाकर के नंबर नंबर ए इंटरसेक्शन नंबर ए इंटरसेक्शन बी होता है। इसका मतलब है कि पास वाला हमको निकालना है, यानी पास वाला दिया हुआ 65 प्लस में आपका दिया हुआ है फिजिक्स में 48 दिया हुआ, माइनस में आपका 30 दिया हुआ। इसका मतलब 8 5 13 3 बाकी एक 6 4 10 और एक 11, यानी 30 इसको में से माइनस कर देंगे। इसका मतलब कितना आपका हो जाएगा, अगर 100 में से 30 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 70 10 80 और 80 3 83% जो होता है वो पास हो जाता है। यानी फेल वाला की संख्या अगर पूछ रहा है तो फेल है तो कितना हो जाएगा, 83 और 83 और 7 90, यानी 10 और 7 17 इज द करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा, आपका हो जाएगा। यानी पूछता 17 इज द करेक्ट आंसर। आपके कॉन्सेप्ट में चार चांद लगाने के लिए फिर से मैंने वो क्वेश्चन लेके चला आया। तो दोस्तों, बस दिल का यही सुकून है कि बस आप कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। भैया कॉन्सेप्ट जब आप सीखते हो ना तो मुझे बहुत मज़ा आता है बताने में। एक और हमारा क्वेश्चन ऐसा था कि एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, गणित में 80% उत्तीर्ण हुए हैं, और आपका 10% दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए हैं। 10% दोनों में उत्तीर्ण, फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। 10% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। 10% दोनों सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं। और आपका कह रहा है कि दोनों में उत्तीर्ण हुए 44 उम्मीदवारों में से कुल उम्मीदवारों की संख्या क्या है। कह रहा है कि दोनों में उत्तीर्ण हुए 44 उम्मीदवारों में से कुल उम्मीदवारों की संख्या कितनी, उम्मीदवार की संख्या कितनी है। बताइए एग्जामिनर हमसे कितना प्यारा कॉन्सेप्ट पूछ लेता है। कहता है आपका जो क्वेश्चन कहता है कि एक परीक्षा में 70% अंग्रेजी में, 70% अंग्रेजी में फेल हो जाता है, और 80% जो आपका जो है वो मैथ में उत्तीर्ण हो जाता है। 10% दोनों विषयों में हमारे अनुत्तीर्ण हो जाता है। और दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो जाता है, इसलिए हम डाटा किसको लेंगे, फेल का लेंगे, सिंपल हम फेल का लेंगे।
है ना कि 70% अंग्रेजी में फेल हो जाता है, इसका मतलब है कि वो पास कितना होता है, पास आपका जो इंग्लिश में होता है वो 30% होता है। 80% है जो वो मैथ में पास हो जाता है, इसका मतलब है कि वो मैथ में 20% हो जो पास हुआ था। आपका दोनों में है, आपका मैथ में है और आपका जो इंग्लिश में है, वो आपका जो है वो 10% है। हम फ़ॉर्मूला को सीधे डायरेक्ट लगेंगे। फ़ॉर्मूला हमारा क्या होता है, नंबर ए यूनियन बी इक्वल टू होता है नंबर ए प्लस में आपका नंबर बी प्लस में आपका ए प्लस में आपका जो होता है नंबर ए इंटरसेक्शन बी होता है। इसका मतलब है कि आपका 30 होता है प्लस में आपका 20 होता है माइनस में 10 होता है, यानी 30 20 50, 50 में से 10 10 जाता तो 40 किया होता है। लेकिन हमारे क्वेश्चन यहाँ नहीं रुकता है। क्वेश्चन ये कहता है कि दोनों में दोनों में उत्तीर्ण हुए 144 उम्मीदवारों में से कुल उम्मीदवार की संख्या कितनी है। ये जो हमारा डाटा आया वो किसका आया, हमारा फेल का आया, यानी वो 144 दिया हुआ है, वो पास का डाटा दिया हुआ है, इसलिए हमारे जो पास कितना हुए हैं 60% हमारे पास हुए हैं। इसका मतलब कि 144 जो दिया हुआ है, 144 जो आपका दिया हुआ है वो कितना का दिया हुआ है, 60% का मान दिया हुआ। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछता क्या है कि कुल उम्मीदवारों की संख्या कितनी है। कुल उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, तो कुल उम्मीदवारों की संख्या हमारे 100 है। बताइए, 0 से 0 का हमारा कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 4 और 2 6 और 4 4 8 और 1 9। इसका मतलब है कि ये कटेगा जा करके 3 2 से कटेगा 2 तिया के 6 और 2 5 के 10 और 3 से तो 3 चौके 12 और 2 उतरा दिया यानी कि जा करके हो जाएगा जा करके छक्का चौवन छोड़ने के बाद छोटी 18 छोटो 24 8 मतलब हमारे लपेट ले गई है, यानी जा करके 8 5 के 40 के 0 बाकी हाथ में 4 और 5 चौके 20 और 4 24 यानी 240 जो हमारा स्टूडेंट है वो क्या हो जाता है, वो पास हो जाता है, यानी 240 इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। जाते-जाते बस मैं आपसे इतना ही गुज़ारिश करूँगा कि आप जाते-जाते वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके सामने कल आपके सामने मैं जो चैप्टर लाऊँगा वो प्रॉफ़िट एंड लॉस का लाऊँगा। तो आज का जो सेशन है हमारा परसेंटेज का वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं एंड आपका जो है वो प्लेलिस्ट बना चुका है। प्लेलिस्ट आपका बन चुका है परसेंटेज का। तो जाइए आप उसको देख लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता तो मैं आपके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाऊँगा। आप सिर्फ़ कमेंट तो करिए। आप कमेंट करिए, मैं रिप्लाई नहीं दूँगा तो आप मेरी मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप म मेरे चैनल पे आप सब्सक्राइब नहीं करोगे। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूँगा एकदम ज़रूर से ज़रूर। तो जाते-जाते हम प्यारी-सी मुस्कान के तहत आप एक मुस्कान के तहत आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल वाले बेल नोटिफ़िकेशन को ऑन कर दीजिए। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।